Students, in the last lecture of forms of business organization, we had seen about the joint stock company, right? We had seen the advantages and disadvantages, that is of merits and demerits of company, right? Joint stock company or a company, right? In that we had seen so many points, right? That company is advantages, there is a easiness of fund, right? It is very easy to accumulate the funds, right? And the similarly we had so many disadvantages also, right? So now we will move forward. We understood that what is company, what are the characteristics and advantages and disadvantages. हमने वो सब कुछ समझ लिया, right? But how the company can be formatted, right? How the company can be formed, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, राइट? कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, राइट? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी टू फॉर्म अ कंपनी? कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, राइट? उसके बिना कंपनी बन नहीं सकती है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था, उसमें कुछ नहीं था। एक लोकल गवर्नमेंट से कोई भी सर्टिफिकेट आता है, वो एक उसको लेना है। सेम विद द पार्टनरशिप, उसमें भी इजी था, सिर्फ पार्टनर्स का एग्रीमेंट बनाना था, पार्टनरशिप डीड बनाना था, और कुछ उसमें नहीं था, राइट? बट कंपनी का फॉर्मेशन जो है, जैसे कि हमने उसके डिसएडवांटेज में देखा था, दैट इट रिक्वायर्स टू मेनी लीगल प्रोसीजर्स, राइट? लीगल प्रोसीजर्स उसमें बहुत सारी है। कंपनी का फॉर्मेशन जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के जैसे आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम अब यहाँ पे देखेंगे, राइट? जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, राइट? शॉर्ट में दिया गया है। हम वो आगे जाके उसका एक जो क्लॉज है, एक जो टॉपिक है, उसका पूरा एनालिसिस आएगा नेक्स्ट ईयर में, कंपनीज एक्ट 1956 जब आप पढ़ेंगे तब, राइट? तो हम इतना डीप में अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम ऊपर से थोड़ा सा उसका मीनिंग समझ लेंगे और क्या एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट है वो समझ लेंगे, राइट? Okay, so now we will move forward to the formation of a company. Documents to be filled with registrar. Okay, कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन कब होता है? जब वो रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं तब। रजिस्ट्रार का तो हमने फर्स्ट यही चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो रजिस्ट्रार जो होता है, इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक रजिस्ट्रार होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो पर्टिकुलर एक स्टेट में होता है, स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो नाम का ही प्रोसीजर करना पड़ता है कि से फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रखना है, तो वो नाम की कोई दूसरी कंपनी तो नहीं है, राइट? अगर नहीं है तो फिर ठीक है, अगर है तो कुछ और नाम सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, वो दोबारा उसी नाम से रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? तो नाम की प्रोसीजर सबसे पहले तो करनी पड़ती है। एक बार नाम सोच लिया, फिर हम आगे जाके दूसरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उसी नाम से, राइट? ओके, तो सबसे पहला है रजिस्ट्रार को देना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द गीता ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। वो पर्टिकुलर कंपनी की गीता है, सारा सार सारे उपदेश सभी कुछ उसी में ही होता है, राइट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, नेम ऑफ द कंपनी और क्या कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं उसमें, क्लॉजेस क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है, राइट? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पूरा कंपनी का क्या क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कंपनी करने वाली है,
राइट। तो पूरा क्लोज उसमें अलग अलग क्लोजेस वाइज दिखाते जाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, वो इमेज में क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या क्लोजेस है वो दिखाई देते होंगे। तो सबसे पहला तो उसमें नेम क्लोज है कि कंपनी का नाम क्या है, राइट। कंपनी का फिर है रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का नाम ये है और कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, राइट। स्टूडेंट्स बहुत कंपनी का बहुत सारी जगह ब्रांचेस भी हो सकते हैं, राइट। पर रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी की होती है वो एक ही जगह होती है, पर्टिकुलर एक ही प्लेस पे होती है और वहां वहीं से सारा ऑपरेशन और कम्युनिकेशन होता है, राइट। सो देयर इज ओनली वन रजिस्टर्ड ऑफिस और वो इसमें मेंशन करना है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है कंपनी की। देन ऑब्जेक्टिव क्लोज कि कंपनी के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बना रही है, कौन सी या तो सर्विस दे रही है तो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट। कस्टमर बेस क्या है, राइट। तो सारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो है कि सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें मेंशन किए होने चाहिए, राइट। देन लायबिलिटी क्लोज, कंपनी की लायबिलिटी क्या कितनी है, राइट। और कैपिटल कि कंपनी कैपिटल क्लोज मतलब कि कंपनी जो है कैपिटल कहां से ला रही है, कंपनी का पर्पस क्या है, कैपिटल कहां से ला रही है और कितनी लायबिलिटीज है कंपनी के पास। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन होते हैं, सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई भी अगर अकाउंटिंग डिटेल फ्यूचर प्लानिंग देना है कि हमारा आने वाला 3 साल का अकाउंटिंग कितना होगा, राइट। हमारा आने वाला 3 साल का अकाउंटिंग कितना होगा, तो ये सारी चीजें उसको देनी है, तो वो सब चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहती है, राइट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का पूरा उसका हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोग्राफी सब कुछ उसमें होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर उसमें कुछ चेंज करना होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट, राइट। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब जो चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है उसके सपोर्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, नॉर्म्स, कंपनी नॉर्म्स एंड बाय लॉज, कंपनी के लॉज, वो सारी चीजें किसमें होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है, राइट। उसमें भी आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, राइट। उसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, शेयर कैपिटल कितना होगा, जनरल मीटिंग कितनी बार होगी, राइट। फिर लायंस ऑफ शेयर्स, लियन ऑफ शेयर्स, फिर है ऑडिटिंग ऑफ अ कंपनी, शेयर जो इश्यू करते हैं, राइट, और फिर ऑडिटिंग करते हैं, तो ऑडिटिंग कितना, ऑडिटिंग कंपनी का क्या रहेगा, राइट। देन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, राइट, ये अलग चैप्टर ही है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक इन द स्टॉक, इन द शेयर कैपिटल। देन फॉरफीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर, अगर कोई पर्सन है जो शेयर्स लेने में नाकामयाब रहता है, उसको शेयर उसके थोड़े पैसे दे दिए हैं और थोड़े अभी बाकी है, राइट, तो बाकी के पैसे वो देने में नाकामयाब रहता है, राइट, तो उसके शेयर सरेंडर करने होते हैं, फॉरफीट करने होते हैं, राइट। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, राइट, ओनरशिप ट्रांसफर करने का वगैरह। वोटिंग राइट्स, कौन कौन जनरल मीटिंग में कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुन सकते हैं, उसके वोटिंग राइट्स कौन किसके पास है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और इन केस कुछ भी चीज अगर हो जाए तो वाइंडिंग अप कंपनी का कैसे होगा, हु विल बी द लास्ट रिस्पांसिबल पर्सन or who will be the last responsible group of person to pay all the debts, right। तो ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो पब्लिक कंपनीज हैं उसकी जगह टेबल ए बनाती है।
इज द सेम ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। थोड़ा डिफरेंस है उसमें। टेबल ए जो है वो पब्लिक कंपनीज बनाती है, राइट। ओके, देन एग्रीमेंट if company offers any individual for appointing him or her as a director or a manager, right। अगर कंपनी डायरेक्टर और मैनेजर अपॉइंट करती है, राइट, तो उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है, राइट, कि ये कंपनी के डायरेक्टर है, इतने साल उसकी डायरेक्टरशिप रहेगी, मतलब उतने साल वो एज अ डायरेक्टर काम कर पाएंगे, राइट। फिर बाद में फिर दूसरी जनरल मीटिंग होगी जिसमें फिर से वोटिंग होगा और फिर नए डायरेक्टर्स आएंगे, राइट। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट वगैरह पूरा बनाना पड़ता है। एज अ डायरेक्टर उसकी क्या-क्या रिस्पांसिबिलिटी रहेगी, क्या-क्या कंपनी के प्रति उसकी जवाबदारी रहेगी, वो सब भी उसमें मेंशन होता है, राइट। देन अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हु हैज गिवन देयर कंसेंट टू बिकम द डायरेक्टर्स। एक पूरा लिस्ट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अलग-अलग एरिया के, राइट, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चुने गए थे उसका कंसेंट, रिटन कंसेंट एज अ डायरेक्टर वो अपॉइंट हुए हैं वैसा ऑफ द कंपनी एंड आल्सो हैड सब्सक्राइब फॉर क्वालिफाइड शेयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ऐसा ही नहीं बन जाते हैं, वोटिंग किया, मेरा नाम निकला, मैं डायरेक्टर, राइट। उसके लिए मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए वो कंपनी के, राइट, तो आगे जाके मैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता हूँ, राइट। तो मुझे डायरेक्टरशिप के लिए दावेदार माना जाता है। आप अवार्ड्स वगैरह तो देखते होंगे, राइट। अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड में क्या होता है कि भाई दावेदार होते हैं सबसे पहले, तो अगर फिल्म में काम किया है एज अ बेस्ट कॉमेडियन, चलो तो बेस्ट कॉमेडियन के लिए पहले किसी फिल्म में एज अ कॉमेडियन रोल किया होना चाहिए, तो जाके वो दावेदार बनते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब एक नंबर ऑफ शेयर्स जो है पर्टिकुलर पर्सन के पास होने चाहिए, फिर उसको दावेदार माना जाता है कि नहीं, इन 6-7 लोगों का ग्रुप है, 15-50 लोग हैं, उस 50 लोगों में से हमें 10 लोगों को चुनना है कि एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। ओके, a declaration ascertaining that all formalities of the act have been fulfilled. This declaration shall be signed by any of the following. एक डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन में जनरली यही होता है कि जो भी यहाँ पे जानकारी दी गई है वो एकदम सही है, सत्यापित की गई है, सत्यापित जो पूरा हिंदी वर्ड है, राइट। पूरा जानकारी देने के बाद मैं ये डिक्लेयर करता हूँ इसके सभी चीजें मेरे द्वारा की गई है और सब कुछ इसमें जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है वो बिल्कुल सच है, राइट। ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, जनरली डिक्लेरेशन वैसा होता है, राइट। और वो डिक्लेरेशन में सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर किसकी? इन चारों में से किसी की भी सिग्नेचर चल सकती है। एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई एडवोकेट, अटॉर्नी और प्लीडर एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट में अगर हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल होते हैं, राइट, और प्लीडर, कोई भी अटॉर्नी जनरल या तो प्लीडर व्हाटएवर, दोनों लगभग सेम है, राइट। हाई कोर्ट का जो कोई भी होता है वो भी उसमें सिग्नेचर कर सकता है। A secretary or CA in void time practice who engage in the formation of company. सेक्रेटरी, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी के जो फॉर्मेशन में वर्क करते हैं वो, राइट। सीए बहुत सारे हैं, सेक्रेटरी बहुत सारे हैं, और कौन से वाले जो कंपनी के फॉर्मेशन में वर्क कर रहे हैं वो सीए या तो फिर कोई भी सेक्रेटरी। A person named in the articles as a director or a manager. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी एज अ डायरेक्टर या तो मैनेजर जो भी है उसकी सिग्नेचर भी चलती है कि वो डिक्लेरेशन देते हैं कि यहाँ पे जो भी
लिखा गया है, जो भी जानकारी दी गई है कंपनी के बारे में, दिस ऑल दिस थिंग्स आर परफेक्ट एंड परफेक्टली राइट अंडर माय नॉलेज, और उसके सिग्नेचर राइट। ओके, ये सारी प्रोसीजर खत्म होने के बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा जो लिस्ट आउट किया गया है, वो पूरा रजिस्ट्रार के पास जाता है। अगर रजिस्ट्रार उसको पूरा वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है, और अगर उसको सेटिस्फेक्शन होगा, उसको लगेगा कि नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अगर नहीं आए हैं तो वापस लेटर लिख के वापस भेजेगा, और वापस जो डॉक्यूमेंट बाकी है वो कंप्लीट करके वापस उसको देना है। और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जनरेट करता है, राइट। और वहां से इनकॉर्पोरेट कंपनी आती है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट, राइट, इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट, मतलब कि सर्टिफिकेट एक मिलता है कि कंपनी रजिस्टर हो चुकी है कंपनी से 1956 के अंडर में, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी फॉर्म करने के लिए, राइट। इतना बड़ा प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मच लीगल प्रोसीजर्स, राइट। कोई भी आपको लगता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चलो इसमें 5-6 क्लॉज हैं, वो डॉक्यूमेंट रखे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो नाम का ही इतना बड़ा क्लोज होता है कि नाम कंपनी का क्या है, कंपनी का नाम ये रखा है, तो अगर उससे सिमिलर कोई नाम तो नहीं है, राइट। नाम भी कोई ऐसे ही नहीं रख सकते, चलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नाम नहीं चलता है, राइट, कंट्री का नाम है वो। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है कि नाम में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। वो आपको नेक्स्ट ईयर में आएगा, जब आप कंपनीज एक्ट 1956 जब आप डिटेल में पढ़ोगे, राइट। उसमें चैप्टर वाइज या तो टॉपिक वाइज ये रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आपके 12th में भी शायद आ गया है, 11th और 12th में भी, राइट। तो ये पूरा जो चीज है कंपनी का फॉर्मेशन है, ये सब खत्म होने के बाद वो रजिस्ट्रार के पास जाता है, और रजिस्ट्रार उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द टाइप्स ऑफ कंपनीज, राइट। There are too many different types of joint stock company, right. Each and every types are there, right. Some of on the basis of incorporation, some of on the basis of jurisdiction, right. बहुत सारे types हैं, right, जो कि आपको याद रखने हैं, right. ये सारे याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये एक क्वेश्चन आ गया, और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, समझ आपने ठीक से समझा है, सारे पॉइंट्स याद है, तो समझो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि ये मिनिमम 15 मार्क में क्वेश्चन आएगा, तो 15 मार्क तो आपके वैसे ही सिक्योर हो गए, 12 मार्क तो आप समझ ही लीजिए, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ये पूरा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एकदम आसान है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक मेन पॉइंट उसमें याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड कंपनी है, तो चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं, राइट, ये थोड़ा सा याद रखना है, राइट। सिर्फ पॉइंट लिख देने से एग्जाम में मार्क्स नहीं आ जाएंगे, राइट। ओके, सो देयर आर टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो हमने इनकॉर्पोरेशन लास्ट देखा था कि जैसे रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है, इन द सेम वे देयर विल बी अ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, राइट। उसमें भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या है, तो भाई राजा महाराजाओं के जमाने में ये कंपनीज हुआ करती थी, राइट। अभी ये ऐसी कंपनीज नहीं है, right. The king or queen, right, they are giving permission to incorporate this kind of companies, right. They are giving certificates. King और queen जो है वो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट देते थे, right.
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट, कि आप ये कंपनी चार्टर्ड कंपनी चला सकते हैं, राइट, वगैरह वगैरह। तो ऐसी कंपनी जो है वो पहले हुआ करती थी, अभी ये ऐसी कंपनी एक भी कंपनी नहीं है। फॉर एग्जांपल विश्व की दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो ये कंपनी क्या है, ये उससे बहुत ही पहले है, राइट। और तो ये जो वो टाइप जो है कंपनी का वो है चार्टर्ड कंपनी, राइट। जो इंग्लैंड की महारानी ने दिया हुआ था ऐसा उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो ये सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का फर्स्ट टाइप है चार्टर्ड कंपनी। देन आता है अगेन टाइप आता है स्टैट्यूटरी कंपनी। As I have told you many a times, statutory means there is a requirement of also legal formalities, right? तो इसके लिए क्या होता है, statutory कोई भी कंपनी अगर एस्टैब्लिश करनी हो तो पार्लियामेंट में उसके लिए एक स्पेशल एक्ट दाखिल किया जाता है और फिर बाद में ऐसी कंपनीज का अस्तित्व में आती है, राइट, इनकॉर्पोरेशन होता है, right? Say for example Reserve Bank of India, right, RBI, SBI। तो ऐसी सारी कंपनीज का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। तो ये जो RBI है, SBI है, these are the statutory companies, right? It requires the lots of legal formalities and plus it requires the special act, राइट। स्पेशल एक्ट के थ्रू जो कंपनीज आती है इनकॉर्पोरेट होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज, राइट। देन रजिस्टर्ड कंपनी, द कंपनीज व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी, राइट। इट्स वेरी इजी। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, on the basis of extent of liability, first one, company liability limited by shares. We had seen this topic, limited by shares, limited by guarantee, अगर आपको याद है तो, राइट। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि उसके शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो जितने उसने शेयर्स परचेज किए हैं वहीं तक की लायबिलिटीज है, राइट। ये हमने देखा था कि से फॉर एग्जांपल उसने 100 शेयर्स की एप्लीकेशन रखी है, राइट। 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रखी है जो अप्रूव हो जाती है, उसके बाद से फॉर एग्जांपल उसने 60 शेयर्स के पैसे दे दिए, 40 शेयर्स के बाकी है, तो वो 40 शेयर्स की अभी तक उसकी लायबिलिटी है, राइट। तो ऐसी कंपनीज की जहां पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज जो है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय देयर शेयर्स, राइट, कि जितने शेयर्स उसके पेंडिंग है उतने तक की ही उसकी लायबिलिटीज होती है, राइट। द सेकंड वन इज लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में हमने क्या देखा था कि कंपनीज जो है वो रिटन एग्रीमेंट करती है शेयर होल्डर्स के साथ, राइट। कोई भी शेयर होल्डर होता है उसके साथ कि जब भी कंपनी का डिसॉल्व होगा, जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी, कंपनी का जब भी बंद होगा या कोई भी डेब्ट पे करना होगा, तब जो अमाउंट प्रिस्क्राइब की गई है उसकी लायबिलिटी तब होगी, राइट। तो ये क्या हो गया कि शेयर होल्डर्स गारंटी देते हैं कि जब भी कंपनी बंद होगी तभी जब भी डेब्ट होगा उसमें से इतना परसेंट हम देंगे, राइट। तो ये लिमिटेड बाय गारंटी कि उतना परसेंट, फिर अगर उससे ज्यादा हो तो वो कंपनी को ही भुगतना है, राइट। कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसको ही भुगतना है, राइट। पर अब लायबिलिटी जितनी भी डिसाइड हुई है उतनी गारंटी दी है उतनी ये शेयर होल्डर्स पे करेंगे, राइट। द थर्ड वन इज कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब वो कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो तो लिमिटेड ही है, पर अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली जो कंपनी आती है एक तरीके से तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ही हो जाती है, राइट।
क्योंकि कंपनी में मिनिमम जो है अगर प्राइवेट कंपनी में देखा जाए आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जिसमें प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि मैक्सिमम 2 नंबर होंगे, मैक्सिमम 2 पार्टिसिपेंट शुड सॉरी मिनिमम 2 पार्टिसिपेंट शुड बी देयर एंड मैक्सिमम 50 shareholders should be there or participants should be there, right? तो सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट्स एक पार्टनरशिप का टाइप ही हो गया। ये पार्टनरशिप में हमने क्या देखा था, मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम 20 मेंबर्स, राइट? तो यहाँ पे 50 मेंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी में, राइट? और प्राइवेट कंपनी के मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही होते हैं, राइट? प्राइवेट कंपनी में जनरली पब्लिकली शेयर्स इश्यू नहीं किए जाते हैं, राइट? प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पहचान पत्र में ही उसको शेयर्स दिए जाते हैं, राइट? सो दिस इज द प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी में जिसके शेयर्स जो है वो पब्लिकली इश्यू होते हैं और हर किसी को, हर कोई पब्लिक को मौका मिलता है उसमें इन्वेस्ट करने का, राइट? और उसमें जनरल दूसरी कोई भी उसमें कोई भी फर्म है, पब्लिक कंपनी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, राइट? तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली इश्यू होते हैं। हालांकि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ही इश्यू होते हैं। सेकंड, दूसरा डिफरेंस क्या है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम 50 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, राइट? कोई भी पब्लिक कंपनी में कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, 1000 करोड़ जितने आना चाहे आ सकते हैं, राइट? देन ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिडिक्शन मतलब न्याय का जो क्षेत्र होता है उसकी बात है, राइट? ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, राइट? ज्यूरिडिक्शन कौन से एरिया में आता है उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट है इंडियन कंपनी, जो कंपनी इंडियन कंपनी 1956 के अंदर रजिस्टर है और जो कंपनी इंडिया में डेवलप हुई है, यहाँ की स्थानीय कंपनी है, उसको इंडियन कंपनी कहा जाता है, राइट? नेक्स्ट फॉरेन कंपनी, राइट? जो कंपनी बाहर से ऑपरेट होती है, राइट? उसको मतलब आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट होती है, उसको फॉरेन कंपनी कहा जाता है। और बेसिकली यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इसी इंडियन कंपनी के जैसे ही होते हैं, लैंड नॉर्म्स वगैरह जो भी होते हैं वो, राइट? और मल्टीनेशनल कंपनी की जो कंपनी जो है उसका आउटलेट या प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो एक से ज्यादा देश में फैला हुआ है, राइट? उस कंपनी के नॉर्म्स के उस कंट्री के नॉर्म्स के हिसाब से वो लोग चलते हैं और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, मेन ऑफिस जो है वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब जहां से वो है वहां पे वो रहता है, राइट? ऐसी कंपनीज को हम एमएनसी जनरली हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट? ओके, तो ये हमने टाइप देखे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, on the basis of extent of liability, on the basis of transferability of share, on the basis of jurisdiction of functioning of the company. Now on the basis of extent of ownership and control कौन से? तो फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि मेजॉरिटी स्टेक्स मतलब कि मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं 51% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, राइट? गवर्नमेंट उसका मैनेजमेंट करती है और गवर्नमेंट ही उसको चलाती है और बाकी का जो स्टेक है वो जनरल पब्लिक के लिए होता है, राइट? तो ये ऐसी जो कंपनी होती है उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, राइट? बेल, राइट? तो ये सारी कंपनीज क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स डोंट मेक एनी मिस्टेक बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड
public company, right? Though the meaning is almost similar, but both are different, right? They both have sales are for general public, but in government company, 49% sales are only given to the public, right? 49% ही sales ऐसे हैं जो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या तो इश्यू किए जाते हैं, राइट? हालांकि पब्लिक कंपनी में सारे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं। Then holding company, 50% of share owned by another company, and the similarly subsidiary company, 50% of shares owned by another company, and in holding company 50% of shares invested on another company, right? 50% जो शेयर है वो होल्ड किए जाते हैं दूसरी कंपनी में, और सब्सिडियरी कंपनीज में सिमिलरली 50% दूसरी कंपनी के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, राइट? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, राइट? एक होल्डिंग कंपनी है, दूसरी सब्सिडियरी कंपनी है, तो दूसरी सब्सिडियरी है तो पहली होल्डिंग कंपनी है, राइट? कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी, 1% कंपनी, कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी जनरली इंडिया में ये अभी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन एज पर द रिकॉर्ड ऐसी कोई कंपनी लगभग नहीं है। अगर है फिर भी जो 1% कंपनी है उसमें कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है कि से फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स जो है उसने इश्यू किए हैं, तो 10,000 में से 9,000 तो उसी के पास होते हैं, 9,000 या 9,900, राइट? बाकी के थोड़े बचे जो शेयर्स हैं वो भी उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास होते हैं, राइट? तो ऐसी जनरली कंपनीज कांसेप्ट ऑफ 1% कंपनीज के बेसिस पे चलाते हैं, राइट? ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट? तो ये सारे याद रखने वन बाय वन बहुत ही जरूरी है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, ओके?